नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब की बेटी का नसीब। इसके 5 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। ये कहानी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप पीछे के पार्ट नहीं पढ़ेंगे। तो पीछे के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट में इसी के 5 पार्ट दिए हुए हैं, उनको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये कहानी आप पढ़िएगा। तो चलिए इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। बिटिया, उस दिन भी वही मिलने आया था और मैंने उसको तेरे बारे में बताया। उसने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं उस बिटिया की मदद ज़रूर करूँगा, उसको यहाँ से बाहर निकाल दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े। और वह आज फिर आया है, मैं उससे अभी मिलकर आ रही हूँ। तू चिंता मत कर, तेरी किस्मत अच्छी है। अब तुझे इस दलदल से में काम नहीं करना पड़ेगा जो हम सब ने किया। सीलो काकी को देखे जा रही थी। काकी, आप तो सच में महान हैं। बाकी सब ने तो अपना जिस्म बेचा है काकी, आपने तो अपना बच्चा तक दान दे दिया। सच में मैं आपको नमन करती हूँ। तभी बाहर से आवाज़ आती है, सीलो तुम जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे हैं। बस अपनी काकी को कभी भूल मत जाना। हो सके तो मुझे कभी न कभी याद कर लेना। सुखिया काकी सीलो को अपने नंबर दे देती है। यह मेरा नंबर है, मुझसे बात करते रहना। काकी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं सदैव आपकी कर्जदार रहूँगी। एक बात पूछूं काकी, आप यहाँ से कहीं चली क्यों नहीं जाती? बिटिया, तुम तो जानती हो कि यह काम एक बार करने के बाद कोई भी लड़की को जल्दी से कोई अपनाता नहीं है। अगर अपना भी ले तो भी पता नहीं क्यों अब मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। अब तो वैसे भी बुढ़ापा आ गया है। यहाँ रहकर अगर कुछ लड़कियों को इस दलदल से बाहर निकाल सकी तो अपने जीवन को धन्य समझूंगी कि मैंने भी कुछ नेक काम किए हैं। वैसे बिटिया, आजकल मेरा मानना यह है कि अगर हम जैसी औरतें इस दुनिया में ना हो तो इस पूरी दुनिया में गंदगी फैल जाएगी। जो लोग अपनी हवस को यहाँ आकर मिटा लेते हैं वे किसी की बहन बेटी को अपना शिकार बनाएंगे। हमारी वजह से बिटिया न जाने कितनी ही बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तुम तो जानती ही हो, इतना सब व्यवस्था होने के बाद भी किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से देखे बिना नहीं रहते। अगर उनको ऐसा ना मिले तब तो वो क्या हो पता नहीं। अब सीलो के जाने का टाइम हो गया था। नम आंखों से सीलो ने काकी से विदा ली। वह आदमी सीलो को एक मोटी रकम देकर खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है। घर पर 2 बच्चे हैं और उस आदमी की एक बूढ़ी माँ है। घर का पूरा काम बूढ़ी माँ सीलो को समझा देती है। देख लड़की, यह मेरे 2 बच्चे, मेरे पोते और पोती हैं। मैं इनके चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहती हूँ। इतनी मोटी रकम देकर तुझे सिर्फ इसलिए खरीदा है कि अगर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करती तो बहू आकर मेरे बेटे पर राज करती। पता नहीं मेरे नन्हे परिंदों को खुले आसमान में उड़ने देती या नहीं। मुझे इस बात का डर था कि कोई आकर मेरे बेटे को अपने पिंजरे में बंद ना करे। बस इसलिए मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं की और ना ही मेरा बेटा चाहता था कि वह दूसरी शादी करे। लेकिन अब एक तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऊपर से ये बैरी गठिया इतना बुरा है कि इसने पूरी की पूरी मुझे जकड़ लिया है। इसलिए मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। घर में एक औरत का होना ज़रूरी है जो घर को संभाल सके। तो शायद मुझे यही रास्ता सही लगा। पैसों की हमें हमारे घर में कोई कमी नहीं है। अगर तू चाहे तो तनख्वाह लेकर काम कर सकती है, परंतु मेरा बेटा बता रहा था कि तुझे काम के लिए के साथ बस 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा चाहिए। सीलो को वहाँ काम करते हुए लगभग अब 1 साल पूरा हो चुका था। सीलो का मन बहुत करता था कि वह रघुनाथ को बता दे कि मुझे मेरे भाइयों से मिलना है। रघुनाथ वही आदमी था जो सीलो को खरीद कर लाया है, यानी कि उस बुढ़िया माँ का बेटा। लेकिन सीलो डरती थी कि इस आदमी ने उसे इतनी मोटी रकम देकर खरीदा है, वह अपने भाइयों से इसको मिलने देगा या नहीं। लेकिन रघुनाथ वास्तव में बहुत ही अच्छा इंसान था, हर किसी के दुख दर्द को समझता था।
शीलो पूरा घर का काम बड़ी ईमानदारी के साथ करती थी। जब घर में किसी भी चीज़ की कमी होती तो सामान की लिस्ट बनाकर रख देती। रघुनाथ जब भी फ्री होता तो या तो खुद या फिर नौकर के हाथ घर का सामान लाकर दे देते। दोनों बच्चों को शीलो एक माँ की तरह प्यार करने लगी। उनको समय पर खाना खिलाना, बच्चे स्कूल जाने लग गए थे, उनको समय पर स्कूल भेजना, अम्मा की भी पूरी देखभाल करना। गठिया की वजह से अम्मा के हाथ पैर जुड़ गए थे। उन पर गर्म सरसों के तेल से मालिश करना, समय समय पर दवाइयाँ देना, बहुत ही अच्छे से सब काम शीलो करने लगी थी। इतने अच्छे से काम करने और स्वभाव में अच्छी होने के कारण अब बूढ़ी माँ भी शीलो से बहुत प्यार करने लगी थी। तीज त्योहार पर शीलो के लिए नए कपड़े मंगवा कर देती और शीलो से कहती कि बिटिया तैयार हो जाओ। एक दिन बूढ़ी माँ ने पूछ ही लिया कि छोरी, तेरे घर में कौन कौन है? क्या तुझे पता नहीं है तेरा घर कहाँ है? इतना सुनते ही शीलो की आंखों में आंसू आने लगे। शीलो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, मेरा घर तो है परंतु मेरे माँ बाप नहीं हैं। 2 भाई हैं, वो भी पता नहीं कैसे रहते हैं। शीलो की आंखों से आंसू देखकर अम्मा कहने लगी, अरे छोरी, तू रो क्यों रही है? तू चिंता ना कर, मैं रघु से कह दूंगी, वह तुझे तेरे भाइयों से मिलने ले जाएगा। लेकिन छोरी, अपने भाइयों के पास जाकर कहीं तू वहीं रहने की जिद मत कर बैठियो, नहीं तो मेरे घर का क्या होगा? शीलो अम्मा के पैर दबाते हुए, अम्मा, अब हम आपसे वादा करते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। बस एक बार अपने भाइयों से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं कि वो किस हाल में हैं। हम आपसे ठीक है छोरी, आने दे रघुनाथ को, मैं उससे बात करती हूँ। बूढ़ी माँ ने शीलो की बात बीच में ही काटते हुए कहा। इस तरह कुछ समय बाद अम्मा ने रघुनाथ से बात की। रघुनाथ ने कहा, माँ, बेशक हम लोग शीलो को खरीद कर लेकर आए हैं, परंतु इंसानियत के नाते उसे उसके रिश्तेदारों से, उसके भाइयों से मिलने से हम नहीं रोक सकते। आप चिंता ना करो माँ, मैं खुद जाऊंगा और शीलो को उसके भाइयों से मिलवा लूंगा। रघुनाथ ने अगले दिन शीलो को बुलाया और उसके बताए पते पर शीलो, रघुनाथ, उसके दोनों बच्चे और अम्मा, सभी लोग उसके भाइयों से मिलने के लिए निकल पड़े। शीलो अपने मामा के घर का एड्रेस बता देती है और सभी लोग उसके मामा के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं, उसकी मामी अंदर झाड़ू लगा रही थी। शीलो अपनी मामी को देखकर दौड़कर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। शीलो बिटिया, तेरे मामा ने और रामू ने तुम्हें ढूंढने में बहुत कोशिश की। पिछले 6 महीने से दोनों ही दर दर भटक रहे हैं, पर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। अब तो थक हार कर रामू बेमन से मजदूरी करने जाता है। कितना ढूंढा उसने तुझे, बेचारा तेरी चिंता में सूख कर काटा हो गया है। शीलो अपनी मामी से सारी बातें बताती है कि कैसे गीता उसे शहर में काम दिलवाने के बहाने मुंबई ले जाकर कोठे पर बेच आई थी। बेटा, फिर तो हमें गीता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और गीता को जेल भिजवाना चाहिए। बस तुम गीता के खिलाफ अपने बयान दे देना, आखिर उसकी भी तो अकल ठिकाने लगानी चाहिए। तेरे मामा को आ जाने दो, फिर देख उस गीता का हम क्या हाल करते हैं। नहीं मामी, अगर हमने कुछ ऐसा किया तो वो हमसे वो रुपए मांग लेंगे और ऊपर से कर्जा। और फिर मैंने सुना है कि पैसे खिलाए बगैर तो पुलिस भी कुछ नहीं करती। रामू भैया अकेला क्या क्या करेगा। मामी, रामू और श्यामू कहाँ हैं? बेटा, श्यामू स्कूल गया है और रामू मजदूरी करने गया है। रामू दिन रात तेरी ही फिक्र करता रहता है कि पता नहीं मेरी बहन किस हालत में होगी, कहाँ होगी। ना तो तुझसे कोई संपर्क हुआ और ना ही कोई बातचीत हुई। तभी मामी बाहर की तरफ देखती है तो दोनों बच्चे, रघुनाथ और उसकी माँ, वहीं बाहर खड़े थे। दोनों मामी और भांजी को गले लगे हुए देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये लोग कौन हैं बेटा? मामी, ये रघुनाथ साहब हैं। इन्होंने ही मुझे उस दलदल से निकाला है और अब मैं इनके घर पर ही काम करती हूँ। इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। ये इनकी माँ है
अम्मा की तरफ इशारा करते हुए शीलो ने सबका परिचय दिया। और ये दोनों इनके बच्चे हैं। माँ को गठिया की परेशानी है, इसलिए घर का काम नहीं कर सकती। अम्मा ने साहब की दूसरी शादी नहीं करवाई क्योंकि वह बच्चों की सौतेली माँ नहीं लाना चाहती थी। साहब ने मुझे वहाँ से खरीद लिया है। मामी, मेरा मन तो बहुत है कि मैं यहीं रुक जाऊं, पर अब मैं यहाँ रह भी नहीं सकती। मुझे अपना मूल्य चुकाना ही होगा। मुझे उनके साथ वापस जाना ही होगा। मामी हाथ जोड़कर सबको अंदर बुलाती है और सबको बिठाकर पानी पिलाती है। फिर चाय बनाने चली जाती है। इतनी ही देर में बाहर से श्यामू दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ ही था। श्यामू को आता देख शीलो खुश हो जाती है और अपने भाई को गले लगा लेती है। श्यामू भी जोर जोर से रोने लगता है। दीदी, अब कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? उस साहूकार ने तो हमें एक दिन भी स्कूल नहीं भेजा। वह तो अच्छा हुआ कि रामू भैया उधर आ गए और मुझे साहूकार के चंगुल से छुड़ा लिया। आप तो कह कर गई थी कि साहूकार मुझे बहुत पढ़ाएगा और मामा के घर भेज देगा। साहूकार ने ना तो मुझे मामा के घर भेजा और ना ही पढ़ने के लिए स्कूल। वह हमसे तबेले में गाय भैंसों का गोबर डलवाया करता था, श्यामू ने सुबकते हुए कहा। श्यामू की बात सुनकर शीलो की आंखों में भी आंसू आ गए। शीलो ने श्यामू को गले से कस कर लगा रखा था और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बस बस मेरे भाई, अब चुप कर। अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं है ना? अब तो तू स्कूल भी जा रहा है। रो मत मेरे भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। साहूकार ने हमारे साथ दगा किया था और दगा किसी का भी सगा नहीं होता। एक ना एक दिन साहूकार को भी सब भुगतना ही पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेगा। श्यामू थोड़ा चुप होकर बोला, दीदी, मुझे गोलू मोलू की बहुत याद आती है। एक बार उन्हें देख कर आएं क्या? वो किस हाल में हैं? हाँ श्यामू, चलेंगे। पहले तू ये बता, यहाँ तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? पिछले 2 साल से मैं स्कूल में कक्षा में प्रथम स्थान पर आ रहा हूँ। दीदी, अब की बार 10वीं की परीक्षा है। 10वीं बोर्ड में देखता हूँ क्या रहता है। दीदी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सपनों को पूरा कर सकूँ। मामी सबको चाय पिलाती है, फिर सबसे कहती है कि आप लोग खाना तो खाकर ही जाएंगे। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक हम खाना बना देते हैं। मामी खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है तो बूढ़ी अम्मा भी धीरे धीरे रसोई में पहुंच जाती है और कहती है, बेटा, हमें घर भी पहुंचना है तो तुम खाना तो रहने दो, हम वहीं जाकर खा लेंगे। अरे नहीं अम्मा, आप लोग इतनी दूर से आए हो, बिना खाना खाए तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। मामी वहीं पर कुर्सी डाल देती है और अम्मा को कुर्सी पर बैठने को कहती है। वही मामी चूल्हे पर रोटियां बनाती है। अम्मा वहीं बैठ जाती है और मामी के साथ बातें करने लगती है। मामी अम्मा से कहती है, ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि शीलो को उसके भाइयों से मिलने के लिए आप भेज दिया कीजिए। बेचारों के माँ बाप के बाद किस्मत के मारे हैं बेचारे, अपनी बहन को देख लेंगे तो ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। तभी अम्मा बोली, बेटा, शीलो अपने भाइयों से मिलने आए, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। वैसे शीलो बहुत अच्छी लड़की है, मेरे पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। वरना मेरी बहू के जाने के बाद तो मुझे बहुत चिंता रहने लगी थी कि किस तरह मेरा घर संभलेगा। परंतु इस लड़की ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे घर के सदस्य है या नहीं। हर काम को अपना समझ कर करती है। अगर हम इसे खुश रखेंगे तो ये हमारे घर को और भी अच्छे से संभालेगी। अम्मा, आप जैसे भले लोग दुनिया में हैं तो गरीबों का सहारा है। बातों ही बातों में मामी ने खाना भी तैयार कर दिया और सभी को खाना खिलाया। 2-3 घंटे तक शीलो मामी और अपने भाई श्यामू को से बातें करती रहती है। मामी, रामू भैया कब तक आएंगे? बेटा, रामू को अभी आने में वक्त लगेगा। तभी रघुनाथ बोला, देखिए, अब तो हमें चलना होगा। शीलो, हम फिर कभी तुम्हारे भैया से मिलने आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी जाकर अपने कुछ काम देखने हैं और वैसे भी हमें वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा, पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाएगी।
अगर हम आज नहीं पहुँचे तो कल का दिन भी खराब हो जाएगा, इसलिए हमें आज ही निकलना होगा। शीलो का मन तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, परंतु वह ना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए भारी मन से उसने मामी से कहा, मामी मैं दोबारा आ जाऊंगी। शीलो के जाने की बात सुनकर श्यामू रुआसा हो गया। आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए श्यामू ने शीलो से कहा, मत जाओ दीदी, आप फिर मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे आपकी, अम्मा की और पिताजी की बहुत याद आती है। श्यामू के मुंह से अम्मा और पिताजी का नाम सुनकर शीलो की आंखों से भी टप टप आंसू बहने लगे। दोनों बहन भाइयों को रोते देखकर वहां खड़ी बूढ़ी अम्मा की भी आंखें नम हो गई और वह प्यार से श्यामू के सिर पर हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी बहन तुमसे हर महीने मिलने आया करेगी। बेटी हमें जाना होगा, अपनी बहन को हंसते हंसते जाने दो। शीलो अपने सीने पर एक बार फिर पत्थर रखकर अपने भाई श्यामू को छोड़कर मामी को प्रणाम कर प्यार से मामी के बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शीलो रघु के साथ वापस गाड़ी में बैठ गई। रघुनाथ के दोनों बच्चे भी शीलो और श्यामू को रोते हुए भी गाड़ी में बैठ गए। बूढ़ी माँ भी दोबारा आने का वादा करके श्यामू को गले से लगाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वहां से रवाना हुई। दोनों बच्चे अभी भी सुबक रहे थे। शीलो ने अपने आंसू पोंछे और दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर उन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? बच्चों में बड़ी लड़की जिसका नाम चीनू है और छोटा लड़का है जिसका नाम दीपू है। दोनों ही बच्चे बड़े ही प्यारे हैं। शीलो को बहुत ही प्यार करते थे। वो वहीं शीलो को भी अपने बच्चों की तरह उनसे प्यार करती थी। दोनों बच्चे शीलो को दीदी कहकर ही बुलाते थे और बात थी जो बूढ़ी माँ को पसंद थी कि शीलो बच्चों की देखभाल एक माँ की तरह ही करती है। साथ ही शीलो की ईमानदारी की वजह से माँ ने पूरा घर शीलो को सौंप दिया था। शीलो के गले लगकर चीनू ने कहा, दीदी ये आपके भैया थे, ये बहुत रो रहे थे, आप इनको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? तभी दीपू बोला, दीदी कहीं आप इनकी बातों में आकर दोबारा यहीं तो नहीं रह जाओगी? हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में शीलो वापस अपने घर आकर के रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी? क्या शीलो को दोबारा अपने भाइयों से मिलने का मौका मिलेगा या और क्या होने वाला है इस स्टोरी में? जानने के लिए कहानियाँ आगे देखते रहें। ये कहानी यहाँ तक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।